हेलो एवरीवन, आज हम आपका साइंस का क्लास ले रहे हैं और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाला है जो लोग इस बार टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए लगभग आपका साइंस में जो है 30 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी दो चार रहता है। तो आज हम लोग फिजिक्स को देख रहे हैं। फिजिक्स का एक चैप्टर हम लोग ले लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा। तो हेडिंग लगा, आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ बातों पर डिस्कशन करेंगे। और ये हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपको एकदम थ्योरी भी पढ़ाना है या फिर हम आपको डिस्कस करेंगे, नहीं। कुछ कुछ चीजें जो यहाँ से निकल के आ सकता है एमसीक्यू, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि करंट किसको बोलते हैं। देखिए, कोई भी चीज जो फ्लो करता है हम लोग उसको करंट कहते हैं। जैसे पानी हम लोग बोलते हैं वाटर करंट, मतलब पानी में अगर बहाव है, अगर बहाव बहुत तेज रहता है तो गांव घर में ऐसा बोला जाता है कि पानी में बहुत करंट है। करंट का मतलब जो भी चीज बह जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि करंट है। जैसे एयर करंट भी हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है। एक बाल्टी दूध को फेंक दीजिए सड़क पे तो बोलेंगे मिल्क का करंट है, ठीक है, बहाव है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग फ्लो करा देते हैं तो इसी को द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बातों को समझेंगे। सबसे पहले, ये सब आप 10th में पढ़े होंगे, फिर भी एक टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस जो होता है वो एक प्रॉपर्टी है, रजिस्टर एक डिवाइस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दो टर्म है यहाँ पे, एक है रजिस्टर और दूसरा है रेजिस्टेंस। रजिस्टर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है और ये एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो रजिस्टर से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, कोई भी जो कंडक्टर होता है या कोई भी जो हम लोग जब मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैटर का क्लासिफिकेशन उसका एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो 3 तरह से किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है कि नहीं, ठीक है, उसका कंडक्टिविटी कैसा है, उस बेसिस पे हम लोग जब बात करेंगे। तो एक होता है कंडक्टर जिसको चालक बोलते हैं, एक होता है अर्धचालक जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और तीसरा प्रकार है इंसुलेटर जिसे हम लोग कुचालक के नाम से जानते हैं। तो कंडक्टर जो है, कंडक्टर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। ये जो रेजिस्टेंस है ये कुछ चीजों पे निर्भर करता है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस ये क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से अपोज करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एबिलिटी टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट, तो वो रेजिस्टेंस होता है। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो किस पे, किन किन बातों पे निर्भर करता है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये डिपेंड करता है उसका लेंथ पर। उसके बाद किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके एरिया पर। एरिया कहिए या थिकनेस कहिए, ठीक है, एरिया या फिर थिकनेस कहेंगे। तीसरा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। और किस पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी ये डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, कि आप कैसा मटेरियल चूज कर रहे हैं, ये भी इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। लेंथ, अब हम लोग देखेंगे इसका रिलेशन कैसा है। रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं आर से। आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। इसका मतलब अगर ये होता है कि लेंथ को अगर आप बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ अगर छोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। बस इतना सा मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। अब देखते हैं एरिया और थिकनेस। जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का ये, अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर एरिया को आप घटाइएगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ये होता है इसका मीनिंग, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और थिकनेस। तीसरा है टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है,
रेजिस्टेंस पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। बहुत आसानी से समझिएगा, टेम्परेचर को जब आप बढ़ाते हैं, जब हम लोग कभी भी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है, जब कभी भी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? अगर हम लोग किसी कंडक्टर को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। लेकिन जब हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर आप हीट करते हैं, अगर आप, हम यहां पे लिख रहे हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर आप हीट करेंगे, अगर उसका टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। और कंडक्टिविटी अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सा बात है कि उसका रेजिस्टिविटी जो है वो घट जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि कंडक्टिविटी का इनवर्स होता है रेजिस्टिविटी। तो ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है कि कभी भी सेमीकंडक्टर का मटेरियल का अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टिविटी घट जाएगा। लेकिन ये जो हमारा कंडक्टर का केस है, तो कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ और यहाँ अंतर है, देखिए आराम से। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये हुआ कि हो सकता है सिल्वर अगर आप लीजिएगा एज अ कंडक्टर, तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत अच्छे से पास होगा। और हम सब जानते भी हैं कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। उसके जगह पे अगर आप लोहा लेंगे तो लोहा उससे बैड कंडक्टर माना जाएगा। कंडक्टर तो वो भी है लेकिन एज कंपेयर टू सिल्वर उसका जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ा कम होगा। तो ये होता है नेचर ऑफ मटेरियल। बात समझ में आया? अब अगर हम लोग सभी का यूज करके एक इक्वेशन बना दें या इसको हम लोग एक एक्सप्रेस करें इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब ये जो यहाँ पे कांस्टेंट हटा तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आया जिसको हम लोग रो बोल रहे हैं, ये बताता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या होता है? किसी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यूनिट भी निकाल लेंगे। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? रो का अगर आप यूनिट निकालिएगा, रेजिस्टिविटी का अगर आप यूनिट निकालिएगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये आपका जो है ये R और A मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, R और A मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, L लिखेंगे नीचे। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आप सबको पता है ओम होता है, ठीक है, ओम। एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से 1 मीटर खत्म हो गया तो इसका जो यूनिट निकला वो है ओम मीटर। कंफ्यूज नहीं होना, ओम यहाँ पे लिख देते हैं ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी का यूनिट निकल गया। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो ओम होता है। ये सब बेसिक है, पता रहना चाहिए। इतना बात समझ में आया? अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए आप रेजिस्टेंस समझ गए, रेजिस्टिविटी समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोगों को समझना है कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है? देखिए कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है फैराड, ठीक है, इसका यूनिट होता है फैराड। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, या फिर अगर आप कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आप बोल सकते हैं Q बाई V, ठीक है। मतलब द कैपेसिटी, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। मतलब कोई भी मटेरियल कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। अगर आपको पता करना है कि कोई मटेरियल का कितना कैपेसिटेंस है तो वो आप इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। यूनिट इसका होता है फैराड, ये बस याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए कभी भी जो हमारा सर्किट होता है हम लोग उसको दो कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का खास बात क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट हम बना लेते हैं। पहले देखिएगा, एक सर्किट हमने बनाया है,
ये देखिएगा यहां पर हम एक सर्किट बनाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये है R1, ये R2, ये है हमारे पास दो रजिस्टर इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये और ये दो हमारे पास जो एंड है या दो टर्मिनल आप देख पा रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा पोटेंशियल या फिर वोल्टेज है, वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम, लेकिन करंट जो होता है, करंट वो डिफरेंट होता है। एकदम की पॉइंट है, जब भी हम लोग कभी भी अपने सर्किट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हम लोगों को वोल्टेज सेम देखने को मिलेगा, करंट डिफरेंट रहेगा, समझ में आ गया। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खास बात होता है समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बैटरी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किट है, ये मान लेते हैं R1 है और ये हमारा R2 है। तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट वो सेम रहता है, पहला पॉइंट। इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमारा सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ये अलग अलग होगा। समझ में आ गया दो बात। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमारा सेम रहता है, आई वोल्टेज का मतलब ये हो गया V और ये I, वोल्टेज सेम रहेगा, I अलग रहता है। यहाँ पे हमारा I जो है, I करंट वो सेम रहता है, जितना I करंट यहाँ उतना यहाँ भी, और वोल्टेज हमारा डिफरेंट रहेगा। बस इतना अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। अब मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि वोल्टमीटर और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो दो लिख लीजिए यहाँ पे, एक वोल्टमीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्टमीटर, और एक होता है करंट मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं। तो वोल्टमीटर को हम लोग यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट वीपी वाइस प्रेसिडेंट, एमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एमीटर को कौन से कनेक्शन में, कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है या जोड़ा जाता है। तो एमीटर बोलेगा तो बोलिएगा सीरीज, वीपी वाइस प्रेसिडेंट, अगर एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। यह समझ में आ गया। इसके बाद इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट में और आपको कुछ बात को समझ लेना चाहिए, बता देते हैं। और आपको देखिए, पावर जो होता है, पावर का यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है हमारा वाट, ठीक है, वाट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है, या वोल्टेज भी इसको बोलते हैं, वोल्टेज वोल्ट होता है। वर्क का आपको पता है, वर्क को हम लोग जूल में मापते हैं, जूल। एनर्जी का भी होता है जूल, एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल, ऐसा यूनिट जूल है। 1 किलोवाट आवर, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, 1 किलोवाट आवर। तो इसको ये इक्वल होता है कितना जूल का, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 1 kWh 1 किलोवाट आवर जो है इतना इसके इक्वल होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, लिख लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं। आप लोग अपने घर में बल्ब देखे होंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब सब लोग तो देखे होंगे, ऐसा बल्ब रहता है जो आपका घर में, तो उसमें एक फिलामेंट आप देखे होंगे, ये तो खैर सिंबल है, हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारा एक बल्ब है घर का, आप देखे होंगे यहाँ पर एक फिलामेंट रहता लगा हुआ ऐसा, ठीक है। ये जो फिलामेंट है इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये किस मेटल का बना होता है, तो ये टंगस्टन का होता है, ठीक है, ये टंगस्टन का होता है। W इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 80 है ना,
80 होता है ना, कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए, अब ये जो बल्ब है, ये जो टंगस्टन फिलामेंट है, अगर आप इसको हवा में रख दीजिएगा, जब आप इसको हवा में रख दीजिएगा तो ये एयर से ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने के कारण ये ब्रिटल हो जाएगा ये फिलामेंट, और ब्रिटल होने के कारण ये टूट जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन जनरल इसके अंदर का जो एयर है वो बाहर निकाल लिया जाता है, वैक्यूम क्रिएट करके इसमें इनर्ट गैस भर दिया जाता है। इनर्ट गैस में आप क्या भरेंगे, तो या तो हम लोग इसमें नाइट्रोजन भरेंगे, नाइट्रोजन, आर्गन जैसे इनर्ट गैस को इसमें फिल किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आ गया यहां से। अब देखिए ओम का नियम क्या कहता है, वो सब तो पता है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर के, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जहां पे ये अगर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल को अगर आप हटाइएगा तो V इज इक्वल टू IR। R क्या है, ये कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बस ये स्टेटमेंट आपको पता रहना चाहिए, ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देता है एग्जाम में, निकाल लीजिएगा ऐसे आसानी से। अब थोड़ा देख लेते हैं सीरीज में, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने दे दिया जाए, ठीक है, सीरीज में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने दे दिया जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सीरीज में, ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर आप पैरेलल में निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आया 2/3, या फिर मान लीजिए यहाँ पे आ गया है 6/3, ठीक है, तो आप या फिर इसको मान लेते 3/6। तो खुश मत हो जाना, यहाँ पे इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसका। तो फाइनल हो जाएगा 6/3, 6 चला जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, कट के आएगा 2 ओम। तो ये वाला ध्यान रखना है, पलटना भी लास्ट में। अगर यही चीज बोल देता कैपेसिटेंस के केस में कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, आपको 3-4 कैपेसिटर दे देगा। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग चार्ज को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो अगर आपको बोल दे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बोले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, तो आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा आपको यहां ध्यान से देखना है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ऐसे वो चलता जाएगा। और फिर सेम करना है, जब आपका ऐड हो जाएगा, मतलब पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। किस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आप बोलेंगे ये तो रेजिस्टेंस के केस में ये पैरेलल में था, हाँ, तो ये कैपेसिटेंस के लिए निकाल रहे हैं, उसमें सीरीज में कॉम्बिनेशन जब करिएगा तो ऐसे निकलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसमें उल्टा होता है। और अगर आप पैरेलल में निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उस केस में आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करके एंड सो ऑन ऐसे निकालते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास कुछ कैपेसिटर है और आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरे को कम कैपेसिटेंस चाहिए, तो आप उसको कनेक्ट करिए किसमें, सीरीज में। और अगर आप आपको आपके पास कुछ कैपेसिटर अवेलेबल है, आप चाहते हैं कि हमको ज्यादा कैपेसिटेंस का जरूरत है, तो आप उसको सीरीज में जोड़ दीजिए, ठीक है। सीरीज में अगर आप मतलब सीरीज में जोड़ेंगे तो कम मिलेगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो ज्यादा मिलेगा, तो ये चीज होता है। बात समझ में आया? या फिर अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे लिखिए ये सीरीज में जुड़ा हुआ है और ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। पैरेलल में ज्यादा कैपेसिटेंस मिलेगा, सीरीज में कम कैपेसिटेंस मिलेगा। क्लियर होगा ये वाला बात? न्यूमेरिकल में अगर आपको दे देता है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से कुछ ऐसा क्वेश्चन, मान लीजिए 220 वोल्ट एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग कुछ इस प्रकार से 220 वोल्ट और 100 वाट, उस पे लिखा हुआ है रेटिंग। तो आपसे बोला है कि आप रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा और इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये दो डेटा आपसे पूछा है, कैसे निकालेंगे?
तो इसके लिए फार्मूला होता है, पावर पहले निकालना पड़ेगा हम लोगों को। पावर कैसे निकलता है, तो वी आई एक फार्मूला होता है, या एक और फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां से अगर आप रेजिस्टेंस निकालिएगा तो ये जो है वी स्क्वायर ऊपर और पी आपका नीचे आएगा। वी का वैल्यू 220 वोल्ट है, तो 220 का स्क्वायर नीचे पावर है 100। 22 का स्क्वायर करिएगा तो 484 आता है, और 2 जीरो लग जाएगा, नीचे है 100। ये 2 जीरो इसको खा गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको मिला है 484 ओम। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है आई। अब आई का फार्मूला ही निकालने का बहुत सारा है, तो पहला आप लगा दीजिए वी बाई आर, यहाँ से भी निकल जाएगा। वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना आया 484 ओम, है ना, ये वोल्ट है ये ओम है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 21 का टेबल में एक बार में 22 और ये जीरो लगा, 22 दूनी 44, 4 बचा, 22 दूनी 44, 2 बचे 10 और 11 बार में कैंसिल, मतलब 5/11 एम्पियर करंट पास करेगा। आई का वैल्यू ये निकला, रेजिस्टेंस का वैल्यू आया है 484 ओम। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल भी थोड़ा देख लीजिएगा, 10th वाला जो भी है फार्मूला बेस्ड। उसके बाद एक चीज बताते हैं, देखिए अगर आपसे पूछता है एनर्जी का SI यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं लास्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लोग ऐसे दिखाते हैं ईवी, इसका मतलब हुआ, पढ़ेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये किसका यूनिट है, तो ये भी एक एनर्जी का ही यूनिट है, एनर्जी का ही यूनिट है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये 1 EV इक्वल टू इतना जूल होता है, बस इतना सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए।